आवाज आ रही है? चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में कोई डाउट किसी को? नहीं है? चलो, नहीं है तो फिर अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते रहते हैं और ज्यादातर एक ही पावर एक्स और किसी फंक्शन में इन्वॉल्व हो तो इस पैटर्न में वो कन्वर्ट हो जाता है। समझ लो एक बार है क्या कि मान लो कोई फंक्शन है प्लस इट्स डेरिवेटिव, जो फंक्शन होगा अगर उसी का डेरिवेटिव प्लस के साथ जुड़ा हो टाइम्स अगर e की पावर x है तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी आएगा। ठीक है ना, मतलब फंक्शन जिसका हम लोग डिफरेंशिएट करके यहाँ लिखे हुए हो तो फंक्शन इंटू एक्स इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। प्रूफ देख लो, प्रूफ के लिए क्या किया मैंने, इस दोनों फंक्शन में e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन बच गया, बन गया। मतलब दोनों इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रेशन को सोल्व करना और एक को एज इट इज रखना है, दोनों में किसी को भी कर सकते हो तुम। मान लो इसको सोल्व करना है तो इसको सोल्व करना तो मैं बता ही चुका हूँ, उस फंक्शन को पहला मानो जिसका इंटीग्रेशन क्या नाम है डिफरेंशियल आसान है, उसको सेकंड मानो जिसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आसान है। तो इसका डिफरेंशियल आसान है और इसका इंटीग्रल आसान है तो इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, ये एज इट इज हमने कैरी करा, इसमें कुछ नहीं किया हमने। अब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू integration of second function minus differential of first
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन तो खुद e की पावर x ही आएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे fx को, क्या आएगा, डेस e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x इंटू dx, ये आ गया। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो देखो कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आ गया, समझ गए? तो इसमें थोड़ा यही होता है, डिफिकल्ट पार्ट ये होता है हाउ टू कन्वर्ट ये वाला पार्ट, ठीक है। मतलब ये डायरेक्टली तुम्हें ऐसे दिया नहीं होगा कि यहाँ फंक्शन दे दिया, यहाँ उसका एक जगह फंक्शन है, उसका डिफरेंशियल है, दोनों प्लस से जुड़े हैं इनटू एक्स। ये कभी कभी मतलब अभी तो देखोगे एक आध क्वेश्चन में तुम्हें मिल भी जाए। जो क्वेश्चन जेई में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं जनरली वो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके दिया होता है, डायरेक्टली इस फॉर्मेट में नहीं होता है। मतलब हमें उस फॉर्मेट में क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। तो इसका मेन पार्ट यही है कि ब्रेक कैसे करते हैं। तो वही है, थोड़ा बहुत सोचोगे, थोड़ा अप्लाई करोगे तो अपने आप को ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? इनमें याद रखना, देखो बार बार मैं बोलता हूँ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में टाइप्स बहुत सारे हैं। तो जब तक अगर टाइप्स याद नहीं होगा तब तक आप फॉर्मेट अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो याद होना कंपलसरी है, याद करोगे तभी अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस, पहले सिलेबस टेस्ट तो अनाउंस होने दो यार। टेस्ट अनाउंस होगा तो अपने कर लेंगे। वैसे टेस्ट में क्वेश्चन हो जाते हैं ना सारे, मतलब मिनिमम 80% हो जाने चाहिए मैथ्स के सिलेबस में। अब देखो मैथ में जो क्वेश्चन जाते हैं उसमें हालांकि होना तो आइडियल 80% चाहिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो अगर 50-60% से अच्छा स्कोर है तो ठीक है। कोई ऐसा देखो पेपर में जो भी क्वेश्चन जाते हैं एक आध क्वेश्चन को छोड़ दो तो ज्यादातर क्वेश्चन तुमने अगर प्रैक्टिस किया होगा, क्लासरूम में ठीक से किया होगा, उसको रिवीजन ठीक से किया होगा, तो सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपने उसके पीछे हार्डवर्क कितना किया, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे क्वेश्चन दिख जाए जो तुमने कभी जीवन में ही नहीं देखा। तो जितना मैं मटेरियल बताऊं अगर उतना कर लोगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है जेईई मेंस के सिलेक्शन के लिए।
50-60% से ऊपर आना चाहिए हर हाल में। ठीक है, चलो हो गया होगा, पहला तो आसान है। जो पहला तो एकदम बेसिक है भाई, इसको अगर एफ मानोगे, तो ये उसका एफ डैश है, सिंपल है ना। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा sin x into cos e की पावर x। इसमें साइन को मानोगे तो cos आना चाहिए, जबकि क्या है माइनस cos है, जबकि प्लस होना चाहिए। तो उल्टा सोचो, अगर माइनस cos को मानोगे तो साइन उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। क्यों, कि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, एक और माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या पूरे से माइनस कॉमन ले लो, जो तुम्हें आसान लगे। अगर पूरे से माइनस कॉमन ले ले, इसको f मानोगे तो क्या हो जाएगा f डैश, तो क्या हो जाएगा माइनस e की पावर x इंटू cos x प्लस c। देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर पेपर घर पे अगर क्लासरूम की तरह पढ़ोगे तभी एडवांटेज है, अदरवाइज फिर ऑफलाइन क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन होपफुली हो सकता है अक्टूबर में स्टार्ट हो जाए। अक्टूबर में मान के चलो माइट भी की स्टार्ट हो सकता है। नहीं, ऑफलाइन क्लास कंपल्सरी नहीं होगी, तुम्हारे ऊपर है कि तुम ज्वाइन करते हो या फिर कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, फोर्थ हो गया होगा। एल एन को अगर फंक्शन देंगे तो अगर इसको एफ एक्स मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स एक्स एफ डैश एक्स। ठीक है, हो गया। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा e की पावर x इंटू एल एन एक्स थर्ड में। मेन वही है कि अगर याद है चीजें, देखो फॉर्मूला तो याद होना चाहिए और साथ में उसके ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर ये करोगे तो फिर उसका एडवांटेज मिलेगा। फॉर्मूला याद है, इनडेफिनिट में मैं बार बार बोलता हूँ बहुत सारे टाइप्स है इसमें, तो टाइप्स के साथ साथ अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे।
और अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छा नहीं करोगे तो डेफिनेट उसमें दिक्कत करेगा, एरिया में दिक्कत होगा, डिफरेंशियल में दिक्कत होगा, यानी पूरा इंटीग्रल कैलकुलस तुम्हारा वीक हो जाएगा। फोर्थ भी हो गया होगा। अगर फंक्शन ऑलरेडी ब्रेक है ना, दो अलग अलग सम में है, तो किसी एक को एफ मानो, दूसरा उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। हाँ, फोर्थ हो गया होगा। अब देखो फोर्थ तो, अब दो फंक्शन है ऑलरेडी समेशन के फॉर्म में, तो या तो ये फंक्शन होगा तो ये डेरिवेटिव होगा, और ये फंक्शन होगा तो ये डेरिवेटिव होगा। अब ये अंडरस्टूड है कि कॉट को अगर फंक्शन मानेंगे तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, और ये तो एल एन है ना यार, अब ये तो हो नहीं सकता, तो इसको चेक करेंगे। तो एल एन साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो एल एन का 1/sin और साइन का कॉस, यानी कॉस बाई साइन कॉट आ जाएगा, यानी ये फंक्शन हो गया और ये इसका डेरिवेटिव हो गया। हाँ, फिफ्थ सिक्स करो भाई, फिफ्थ सिक्स में सोचो थोड़ा। बिल्कुल सही, लावण्य का बिल्कुल सही है, दीपकरण का भी सही है, अनवी का भी सही है। कनिष्क का भी सही है। और ये क्या करेंगे इसमें, देखो x था, एक e की पावर x था, नीचे x प्लस 1 का है। अब ये थोड़ा अपने सोचना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई ऐसे ट्रिक नहीं होता कि मैं बता दूंगा और तुम रट लोगे, ठीक है। तो नीचे x प्लस 1 है, ऊपर भी x है, तो एक काम करते हैं, इसमें x को प्लस 1 किया, माइनस 1 किया, x प्लस 1, x था प्लस 1 माइनस 1। अब देखो x प्लस 1 नीचे है और x प्लस 1 ऊपर होगा, अलग अलग डिवाइड कर लो। अब देखो इसको f मानोगे तो ये पूरा क्या आएगा, f डैश। ये थोड़ा सोचना होता है।
हाँ 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 हाँ, अभी तो अवेलेबल नहीं होगा। थोड़ी देर रुक जाओ, अवेलेबल हो जाएगा। 6 हुआ। अन्वी का सही है, 6 में। नहीं नहीं है, नहीं नहीं है, अन्वी सही नहीं है। ई की पावर एक्स, अच्छा कुछ भी नहीं है ना, नहीं है। चेक करो एक बार। नहीं हुआ। देख, थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना। ट्रिगो, मैं बार बार बोलता हूँ कि ट्रिगो बहुत ज्यादा अप्लीकेबल होते हैं, उनका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है ट्रिगो का। या तो अलग अलग करके डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। देख, 1 प्लस साइन है, नीचे 1 प्लस कॉस है, तो 1 प्लस कॉस क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होगा ना। 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस होगा। हाफ को बाहर ले लो, तो ये क्या है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो गया 2 साइन एक्स। साइन साइन एक्स क्या होता है? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब अंदर डिवाइड कर दो।
हो गया? चलो नोट कर लिया? डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट है पार्शियल फ्रैक्शन। देखो पार्शियल फ्रैक्शन का ये मतलब हुआ कि मान लो कोई फंक्शन ऐसा लिखा हुआ है 1/(x-1) इंटू x-2 इंटू x-3। इसको 1 या x-1 प्लस समथिंग अपॉन x-2 प्लस समथिंग अपॉन x-3, यानी तीन अलग अलग फंक्शन में कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो तीन फैक्टर है, अगर कोई बोले इसका इंटीग्रेशन करो तो होगा ही नहीं, कैसे करेंगे? तीन फैक्टर है, मल्टीप्लाई करो तो नीचे क्यूब बन जाएगा, और अगर नीचे क्यूब बन गया तो उसका कुछ कर नहीं सकते। तो अगर मान लो समहाउ किसी तरीके से इन तीनों फैक्टर को अगर सेपरेट कर पाए, यानी एक फैक्टर अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया, तीसरा अलग हो गया, तो इसको इंटीग्रेट करने के बदले हम इसको आराम से कर सकते हैं, इसका और इसका। ये क्या हो जाएगा? ये तो सिंपल हो जाएगा, क्या? ln x-1। ठीक है, तो वही है फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में ये लर्न करेंगे कि इसको कैसे ब्रेक करते हैं। ठीक है ना, कि इस फंक्शन को ये लिखते हैं और बाकी कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो केसेस बनते हैं। तो एक है केस 1। ठीक है, मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऐसा है f(x)/gx। ठीक है, ये मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए है। पॉलिनोमियल का मतलब ऊपर नीचे वही हो, ठीक है, जिसका फैक्टर कर पाए। पॉलिनोमियल के अलावा भी साइन में भी आता है, लेकिन फैक्टर मेन होता है कि फैक्टर हो पाए। फैक्टर जिनके होंगे उन्हीं को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टाइप 1 या केस 1 में ये है कि डिग्री ऑफ, मान लेते हैं मतलब जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, यानी fx जो है वो gx से डिग्री कम है, gx का ज्यादा है और fx का कम है। ठीक है, दो केस बनाएंगे। अब तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो मैंने तुमसे पूछ के ही शुरू किया था, तो तुम लोगों ने बताया सर इंटीग्रेशन पढ़ाओ, तो इंटीग्रेशन शुरू कर दिया। अब इंटीग्रेशन खत्म होगा डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों, फिर उसके बाद तुम लोग कहोगे तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ा दूंगा मैं। लेकिन ये खत्म होने के बाद अगर डिनोमिनेटर नीचे का डिग्री ज्यादा है और ऊपर का डिग्री कम है, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी देखो कितने केस बनते हैं। अगर ध्यान देना, अगर इंटीग्रेशन ऐसा आता है मतलब लीनियर है 1/(x-α, x-β और x-गामा, अगर इस तरह का लीनियर कोई आ जाए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था x-1, x-2 और x-3 का, ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं
मैंने क्या मान लिया कि जो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है इसको मैंने क्या लिख दिया, k1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा, k2 अपॉन एक्स माइनस बीटा और k3 अपॉन एक्स माइनस गामा। अब देखो समझते कैसे हैं कि जो एलसीएम इधर है वही एलसीएम इधर होना चाहिए, और जितना ज्यादा फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं उतना अपना फायदा होगा। तो देखो अगर इधर भी एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम आएगा जो इधर है, बाकी k1 k2 k3 तो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है ना। अब k1 k2 को अगर मान लो k1 k2 k3 कांस्टेंट जो भी है, अगर किसी तरीके से इनका वैल्यूज निकाल लें तो आराम से इसका इंटीग्रेशन करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो मेन पार्ट है k1 k2 और k3 निकालना, ठीक। तो पहला कंसेप्ट ये लर्न किया हमने कि अगर इस टाइप का कोई फंक्शन दे रखा है तो उसको हमें ये लिखना है, ठीक है ना। अगर एक और होता तो एक और चिपका देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट ये होगा कि भाई हमने लिख लिया, तो अगर इसको इंटीग्रेट करने की जगह पर अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें k1 k2 k3 तो निकालना पड़ेगा। जब तक k1 k2 k3 नहीं आएगा तब तक तो हम इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। तो देखो इनके वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए दोनों साइड को सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने का ये मतलब हुआ कि भाई एलसीएम लो, ठीक है। जैसे एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लिया। अब देखो दोनों साइड से फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, ये पूरा नंबर और ये पूरा नंबर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ध्यान रखना, हमें करना क्या है, हमें k1 k2 k3 की वैल्यू निकालना है। k1 k2 और k3 के वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। पहला काम हमने इसको ये माना, ये बड़ा आसान होता है, तुम एकदम समझ गए होगा, मान भी सकते हो, ठीक है। दूसरा काम एलसीएम लोगे तो दोनों साइड का एलसीएम सेम बनेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो ये बच गया, तो इसको मैंने इस साइड ले लिया इक्वल टू 1। मेन पार्ट क्या है, k1 k2 k3 निकालना, ठीक है ना। आप देखो एक तो तरीका ये है कि भाई पूरा सिंप्लीफाई करो, कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, आराम से आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि देखो हमारा काम क्या है भाई, k1 k2 k3 निकालना है। तो होता क्या है कि देखो अगर x को अल्फा डाल दे, क्यों अल्फा फैक्टर है, अल्फा डालोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, दिख रहा है। एक्स अल्फा डालते ही अल्फा माइनस अल्फा जीरो, ये भी जीरो, तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो क्या बचेगा, केवल k1 वाला टर्म बचेगा। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा गामा तो रूट्स है ना, 2 3 4 टाइप का होगा, वो तो नंबर होगा, वो तो एक नंबर है ना, तो नंबर तो आराम से डाला जा सकता है। तो नंबर डालोगे तो ये और ये हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्टली क्या निकल जाएगा, ठीक है। अब लिखना चाहो तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस गामा, आराम से निकल गया। सिमिलरली अगर k2 निकालना है, बीटा डाल दो, ठीक है। तो जैसे अल्फा बीटा गामा डालोगे और आराम से वो k1 k2 k3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे आप।
हो गया, समझ गया इसको? सेकंड लिखूं, नोट कर दिया? चलो अब आते हैं इसमें दूसरा टाइप। ये सारे किसके हैं देखो, एक बार और समझ लो कि मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पर नीचे का जो क्या बोलते हैं नीचे का डिग्री ऊपर का डिग्री ज्यादा होना चाहिए। तो कहीं देखो ऐसा लिखा हो, एक एग्जांपल के तौर पर समझो, मान लो ऐसा लिखा है 3x² माइनस x प्लस 4 इसको इंटीग्रेट करना। देखो एग्जाम इसी टाइप का है, ऊपर का डिग्री क्या है 2, नीचे का डिग्री क्या है 3, तो ऊपर का डिग्री नीचे से कम है, एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में है। ठीक है, तो dx लिखने का ये मतलब नहीं कि यहाँ कांस्टेंट होगा। यहाँ पर अगर नीचे डिग्री 3 है तो ऊपर 3 से कम कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये नहीं मानना कि भाई यहाँ सिर्फ कांस्टेंट होगा तभी मानेंगे। देखो ये भी इसी कैटेगरी का है, नीचे का डिग्री ऊपर का डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, वो क्लियरली यहाँ पर विजिबल है, दिख रहा है। ठीक है, तो हमें याद रखना है। ठीक है, टाइप में समझ सकते हो। चलो अगला भी देखो, अगला मैंने थोड़ा चेंज करा है कि अभी तक तीनों के तीनों लिनियर रूट से, यहाँ पर भी लिनियर ही है लेकिन एक रूट को मैंने रिपीट करा दिया। स्क्वायर का क्या मतलब है, ये रूट रिपीट हो रहा है, तो अभी भी डिग्री 3 ही है, ऊपर मैक्सिमम डिग्री कितना होता है 2। तो देखो मैं एक लिख भी दिया आपकी बात कि मैक्सिमम क्या हो सकता है a² प्लस bx प्लस c, ये हो सकता है केवल कांस्टेंट हो सकता है केवल लीनियर हो, या हो सकता है क्वाड्रेटिक हो। ठीक है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको देखो कैसे ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक करने का तरीका है, बस हमें याद नहीं रखना है कि कैसे ब्रेक करते हैं, मेन ये पार्ट है इसका। मेन फंडा ये कि एलसीएम दोनों साइड सेम होना चाहिए, और जितना आप ब्रेक कर सकते हो उतना ब्रेक करो। तो नीचे एलसीएम क्या है, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर और एक्स माइनस बीटा। तो अगर ऐसा मैं करूं कि 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा और 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर हो सकता है। कोई बोले कि सर ये मत लिखो, आप केवल आप यही दोनों रखने दो, तब भी यही आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन हमें तो पूरा जनरलाइज फॉर्म लिखना है ना, जितने उसमें टर्म हो सकते हैं। हमें थोड़ी पता है कि भाई केवल ये दोनों टर्म लिखने के बाद ये आया होगा, क्योंकि आपने ये क्या, ये फॉर्मेट जो है ना, ये इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट, मतलब आपने कोई ऐसा क्वेश्चन दिया था जिसको तुमने एलसीएम लेकर ये लिख लिया। अब हमें नहीं पता ना कि भाई अगर ये टर्म था कि नहीं था। अगर कोई बोले ये टर्म नहीं था, तो जो K1 है अपने आप जीरो आ जाएगा। K1 जीरो आ गया था, इसका मतलब ये टर्म है ही नहीं, तो तुम्हें उसमें सोचना ही नहीं है। तुम्हें जितना जनरलाइज कर सकते हो उतना जनरलाइज करो। आफ्टर जब K1 K2 K3 की वैल्यू निकालोगे ना, तो आराम से अगर कोई टर्म उसमें मिसिंग होगा ना, तो अपने आप उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। समझ गए ना? तो अगर एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर है तो पहले एक लीनियर होगा, फिर एक उसका स्क्वायर होगा, और तीसरा टर्म फिर आएगा। K1 K2 K3 सेम तरीका है, एलसीएम लो अपने आप निकल के आएगा। हो गया, ये एलसीएम कैंसिल हो गया। अब इसको आराम से लिख दो।
अब K1 K2 K3 निकालना है तो क्या पहले रूट से डाला करो हमेशा। तो x अगर अल्फा डालोगे दोनों साइड तो देखो अल्फा डाले में ये 0 हो जाएगा, अल्फा डालोगे तो ये 0 होगा, क्या बचेगा केवल K2 वाला टर्म बचेगा, तो यहाँ से K2 आ जाएगा। फिर बीटा अप्लाई करो तो बीटा ये तो ये 0 ये 0 ये आ जाएगा। अब हमने देखो K1 आ चुका, K2 आ चुका है, K3 आ चुका है, रूट्स तो दो ही थे, तीसरा तो है नहीं कि भाई तीसरा डालेंगे, तो K1 कैसे आएगा। अब K1 निकालने के लिए क्या करो, दोनों साइड x को 0 डाल लो, 1 डाल लो, -1 डाल लो, कोई भी एक डाल लो जो छोटा नंबर हो। मान लो इसमें कोई दो रूट है तो जो तीसरा बचे वो डाल लो, कोई आसान नंबर दोनों साइड डाल दो। अब क्योंकि अभी तक K2 निकाल चुके हो और K3 निकाल चुके हो तो K2 की वैल्यू डालो, K3 की वैल्यू डालो, समझ रहे हो ना। मतलब यहाँ से K2 आ गया, यहाँ से K3 आ गया, हमें K1 निकालना है। तो K1 निकालने के लिए जो आसान नंबर तुम्हें ठीक लगे, 0 सबसे आसान होता है, तो अगर इसमें कोई 0 रूट नहीं है तो दोनों साइड 0 डाल दो, जैसे 0 डालोगे तो K1 आ जाएगा। मतलब आफ्टर ठीक है, आफ्टर लिखा मैंने, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ K2 एंड K3, K1 निकल जाएगा यहाँ से। समझ लिख लो एक बार, फिर समझो, फिर कोई डाउट हो पूछो। K1 में ये लिखा है कि देखो यहाँ K3 आ गया, यहाँ K2 आ चुका, दो वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हम लोग, अब हमें K1 निकालना है, तो रूट मैंने क्या बोला था, रूट डाल के वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर 3 है, K1 K2 और K3, वैल्यू रूट्स तो दो ही है, तो कोई दो ही निकलेगा ना, तीसरा तो हमें निकालना पड़ेगा। तो तीसरा के लिए क्या डालो, कोई भी x का आसान नंबर डाल दो, बोथ साइड, बोथ साइड मतलब इधर भी k डाल x डाल दिया, इधर भी वही x डाल दिया, मान लो 0 डालना है तो इधर भी 0 डाल दो, इधर भी 0 डाल दो, तो वहां से K2 और K3 की वैल्यू वापस डाल के निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब k 0 डालोगे ना तो उस अगर मान लो 0 डाल दिया तो यहाँ K1 भी आएगा, K2 भी आएगा, K3 भी आएगा, तो K1 निकालना है ना, तो जो पहले K2 और K3 निकाले हैं उनकी वैल्यू इसमें डाल देना, फिर वहां से K1 आ जाएगा। तो ब्रैकेट में ये लिखा है, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ K2 एंड K3 वी कैन कैलकुलेट K1। समझ गया। और किसी को डाउट।
हो गया? थर्ड करें, रब कर तो मिटा दूं। चलो, इसमें ये मत समझना एबीसी कोई अननोन है भाई, एबीसी तो क्वाड्रेटिक दिया होगा ना, जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें क्वाड्रेटिक इस टाइप का होगा, तो ये नोन नंबर्स हैं, एबीसी को अननोन मत मानो, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक दिया होगा कैसे फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, अब मान लो नीचे कोई ऐसा क्वाड्रेटिक है जो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी लिखा है, ठीक है ना, और एक्स माइनस बीटा, तो अभी भी डिग्री 3 ही है। ए और बी के बारे में क्या लिखा हुआ कि साइन ऑफ ए एंड बी आर सेम, ठीक है, दोनों का साइन जो सेम है, सेम का ये मतलब हुआ कि या तो बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब एक एग्जांपल दूं तो मान लो ऐसा है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, तो देखो ये है ना, इसका ये मतलब है कि भाई ये फर्दर ब्रेक ना हो, ये लिखने का ये मतलब हुआ कि देखो अगर मान लो ऐसा होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ब्रेक कर देता ना, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तब तो वो पहले केस में चला जाएगा, 3 लीनियर फैक्टर, तो ये केस कब होगा, जब ये प्लस हो, यानी ये फर्दर ब्रेक ना हो, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखो उसका भी तरीका क्या है लिखने का, एक कंसेप्ट अभी भी वैलिड है क्या, कि नीचे का डिग्री ऊपर की डिग्री से ज्यादा होगा, यानी यहाँ क्वाड्रेटिक हो सकता है, मैंने लिखा तो सेकंड वाले में लिख भी दिया था, तो मतलब फर्क नहीं पड़ता, मतलब नीचे डिग्री 3 है तो ऊपर 2 हो सकता है, 1 हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रोच यही रहेगा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये देखो, नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या हो सकता है, लीनियर, मैक्सिमम, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि हमें मैक्सिमम लिखना है, अगर कोई बोले सर एक्स का टर्म ना हो तो सोल्व करोगे तो k1 जीरो आ जाएगा, अगर k2 ना हो तो k2 जीरो हो जाएगा, सोचना है, हमें लिखना है, तो नीचे अगर सेकंड डिग्री है तो ऊपर मैक्सिमम लीनियर हो सकता है, तो डिग्री तो ऊपर कम ही होना चाहिए, तो नीचे सेकंड है ऊपर लीनियर मान लिया, तो लीनियर का एक जनरल माना हमने, फिर वही तरीका है। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो इक्वेट कर लो, बाकी जब क्वेश्चंस करोगे ना प्रैक्टिकल फॉर्म में तो फिर वो और क्लियर हो जाएगा, ये तो मैंने बताया कि इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। अब एक्स बीटा डालोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्टली k3 आ जाएगा, k1 k2 निकालने के लिए, क्योंकि रूट तो एक ही था ना, k1 k2 कैसे निकलेगा, वही बात है,
एक्स को 0 डाल दो, 1 डाल दो, -1 डाल दो, क्योंकि हमें दो अननोन चाहिए ना, K1 और K2। तो इनमें से कोई 2 नंबर डालना पड़ेगा। 2 नंबर डालो। अगर मान लो कोई नहीं डाल पा रहे तो 2 डाल दो। आसान नंबर डालते हैं जिससे कि सोल्व करना डाल के मेक 2 इक्वेशंस इन K1 एंड K2। ठीक है, क्योंकि K3 निकल चुका है, K1 K2 निकालना है। ठीक है, तो एक बार 0 डालेंगे क्योंकि K3 निकल चुका है, K1 K2 निकालना है और K1 K2 दो अननोन है तो इक्वेशन भी 2 चाहिए। तो इन ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, इसके अलावा 2 भी डाल सकते हो, जो मर्जी तुम डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आसान नंबर डालोगे तो कैलकुलेशन आसान होगा। ठीक है ना, इसीलिए मैं लिख देता हूँ। तो कोई 2 नंबर डालना, K1 और K2 में 2 इक्वेशन बनेगा, K3 ऑलरेडी आ चुका है, उसकी वैल्यू डाल देना उसमें, तो K2 में 2 इक्वेशन बनेगा, सोल्व करो, आराम से हमारे पास आ जाएगा वैल्यूज। समझ गए? तो ये टोटल 3 फॉर्मेट था इसमें, ज्यादा नहीं है, 3 ही है। नोट करने से बोल देना। विदाउट किसी को याद ये रखना कि देखो, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि हमें जनरल फॉर्म लिखना है, क्योंकि मेन ये है कि ये जो है ना, ये एलसीएम लिख के यहाँ पे सोल्व करके लिखा गया। अब हमें ये नहीं पता ना कि भाई कौन से टर्म थे या कितने टर्म थे जिसका हमने जो गिवन था, फिर हमने एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, फिर ये आया, हमें नहीं पता। तो जब हमें नहीं पता तो हमें तो जनरल लेना पड़ेगा ना, कि मान लिया हमने जितना ये जनरलाइज हो सकता है उस टर्म को हमने लेट कर लिया। अगर मान लो कि उसमें से कोई टर्म मिसिंग होगा तो जब सोल्व करोगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हमने क्या लेना, हमें जनरल फॉर्मूलेट लिखना है। तो एक क्वाड्रेटिक टर्म है और एक लीनियर टर्म है, तो जब ब्रेक करेंगे तो क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या होगा, लीनियर आएगा। क्यों लीनियर आएगा भाई? क्योंकि भाई ये क्वाड्रेटिक है तो इसके ऊपर लीनियर लेंगे तब भी तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। एलसीएम लोगे तब तो यही रहेगा, एलसीएम तो सेम आएगा, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब भी क्वाड्रेटिक हो तो लीनियर ऊपर मानना पड़ेगा, क्योंकि जनरल फॉर्मेट हमें लेना है। तो मान लिया, फिर ये तो भाई ये मालूम नहीं है, अगर लीनियर है तो K3 अपन लीनियर हो जाएगा। एलसीएम लिया, कट गया, सिंप्लीफाई किया, तो उसके बाद एक्स कोड एक ही रूट है इसमें, बीटा, तो बीटा डालते ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली K3 आ गया। अब हमें K1 K2 कैलकुलेट करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन के लिए क्या करा, इस पूरे में 2 नंबर डालना है हमें, अब जो तुम्हें ठीक लगे डाल दो। ठीक है, तो आसान मैंने लिखा है 0, 1 और -1, इन्हीं में से कोई नंबर डाला जाता है जिससे कि कम से कम सोल्व करना आसान रहे। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और तुम्हें क्लियर होगा। ठीक है ना, मैं बस थोड़ा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरह के कितने टाइप के इसमें वैरायटी बन सकती है। ठीक है, चलो अब एक आखिरी है, इसमें केवल 3 टाइप था। कौन सा केस था, dr इज ग्रेटर देन nr। ठीक है, क्या मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं समझा नहीं, बताना क्या बोल रही हो मैं। ठीक, समझ गए ना। तो अब एक ओवरव्यू मैंने बता दिया कि अगर dr का डिग्री ज्यादा हो, और वैरायटी जो हो ना, ये 3 टाइप की वैरायटी आ सकती है। टाइप्स ऑफ टर्म की बात करें तो उसमें 3 टाइप्स की वैरायटी आ सकती है। अगर नीचे का डिग्री ज्यादा है, ऊपर का डिग्री कम है, तो ये 3 टाइप आएंगे। इन्हीं 3 टाइप को आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक आखिरी केस है जब ये उल्टा हो जाए।
ठीक है। अब अगर मान लो क्या पढ़ाएंगे बताना जरा। ठीक है। अब अगर मान लो नीचे का डिग्री ऊपर की डिग्री से कम हो गया, तो देखो इसका भी बसा आसान तरीका है कि जैसे मान लो कोई ऐसा आ गया कि ऊपर कोई क्यूबिक आ गया ऐसा कुछ है और नीचे कोई क्वालिटिक है। ठीक है। तो ये काम करना है कि ऊपर वाले में नीचे से डिवाइड कर दो। ठीक है ना। यानी जब डिवाइड करोगे, मान लो ये नीचे डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री क्या है। ठीक है। ऊपर डिग्री 3 है और नीचे डिग्री 2 है, तो नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड कर दो। नीचे से ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे तो मान लिया कि जब एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करोगे तो मान लिया क्यू एक्स इसका क्वोशंट आ गया और आर एक्स इसका रिमाइंडर आ गया। ठीक है। जी एक्स इंटू क्यू एक्स हो गया, आर एक्स हो गया। ठीक है। मान लिया तुमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो आएगा ना। डिग्री एफ का ज्यादा है तो एफ को हमने जी से डिवाइड किया, जैसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद मान लिया उसका क्वोशंट क्यू एक्स आ गया और रिमाइंडर आर एक्स आ गया डिवाइड करने के बाद। ठीक है। फिर क्या करना, देखो हमें अब एफ एक्स के जगह पूरा टर्म लगा दो, यानी क्या होगा, अब डिवाइड करो। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो क्यू एक्स प्लस आर एक्स बाई जी एक्स। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, तो यहाँ क्यू एक्स आ गया, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि भाई ये तो न्यूमरेटर में टर्म है तो इसको आराम से इंटीग्रेट कर दो। इस वाले में देखो ये आर एक्स क्या है, आर एक्स रिमाइंडर है, तो याद करो रिमाइंडर का डिग्री हमेशा क्या होता है, जी एक्स से कम होगा। यानी आर एक्स का डिग्री जी एक्स से कम होगा ना, क्योंकि डिवाइड करके हमने रिमाइंडर निकाला है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, केस वन यूज कर रहे हैं। क्यों केस वन यूज करेंगे, क्योंकि ऊपर का डिग्री कम हो गया और नीचे का डिग्री ज्यादा हो गया, सिंपल कंसेप्ट। यार मुझे आइडिया नहीं है इसका, कब से करेंगे मुझे भी आइडिया नहीं है। हो सकता है, पता नहीं, मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया है नहीं। अब आपको उनसे बोलूं, हो सकता है ऑनलाइन हो, ऑफलाइन तो शायद चीजें कुछ हो। ये तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा यार, ये तो आप भी जानते हो। मैं कब से, चलो किसी को, चलो कोई नहीं, अब तो देखते हैं। चलो इसमें किसी को डाउट है किसी पार्ट में।
किसी को डाउट किसी पार्ट में? चलो नहीं है तो फिर तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये टाइप याद होना चाहिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये अप्लाई कैसे करते हैं एक बार इसको थोड़ा समझ लेना, ठीक है। समझ के आओगे तो बेहतर रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता था फिर पल्ले पड़ता नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दिया कि इसमें होता क्या, कैसे इसको हमें ब्रेक करना होता है। चलो ओके ठीक है रुद्राक्ष जी, बिल्कुल बाय। कोई नहीं, मैं अच्छा कभी बताएंगे तब पूछ लूंगा, अभी देखो तो क्या है रीजन तो बताया होगा ना क्या है, नहीं बताया? तो मुझे भी लिटरली नो आइडिया, मतलब इस बारे में कोई आइडिया है नहीं मुझे को भी। चलो ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कर लेना इसमें। ओके, थैंक यू।